अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 ईज़ी क्वेश्चंस करवाऊँगा अलजेब्रा के, जिससे आपके एसईटी में आने वाले अलजेब्रा के बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आगाज़ करते हैं वीडियो का। सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जिसमें मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, देखने से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये इतने आसान तरीन होते हैं, लेकिन जब आप इनको देखते हैं ना, आप कहते हैं पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया। लेकिन जब आप पढ़ते हैं आपको पता लगता है ओह! ये तो बहुत आसान है। ये मोस्ट प्रॉब्ली आप में सबको आता ही होगा, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। तो मैंने वैसे ही कहा कि चलो ईज़ी क्वेश्चन की भी एक वीडियो होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस की भी बनाऊँगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। हीरो एंड सोफिया परचेज़ शर्ट्स एंड पैंट्स फ्रॉम अ स्टोर। The price of each shirt purchased was the same and the price of each pair of pants purchased was the same. मतलब कि हर शर्ट की प्राइस सेम थी और हर पैंट्स जो खरीदी गई पेयर ऑफ पैंट्स उसकी भी प्राइस सेम थी। अब जो हीरो है उसने 4 शर्ट्स खरीदी और 2 पेयर्स ऑफ पैंट्स खरीदी $86 की। और सोफिया जो है उसने 3 शर्ट्स खरीदी, 3 शर्ट्स एंड 5 पेयर्स ऑफ पैंट्स फॉर $166। 4 shirts and 2 pairs for $86। सो ये है हमारे पास हीरो का। और 3 shirts and 5 pairs of pants for $166 ये है हमारे पास सोफिया का। तो अब हमने क्या बनाना है, हमने 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है। पहले मैं बात कर लेता हूँ हीरो की। किसकी? हीरो। अब हीरो जो है हमारे पास, उसकी उसने हमें क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि उसने खरीदी हैं कितनी शर्ट्स? 4 शर्ट्स। 4 शर्ट्स हो गई हमारे पास। एस से मैं शर्ट्स कह रहा हूँ। और पैंट्स कितनी खरीदी हैं? 2 पैंट्स। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि जो प्राइस है, प्राइस ऑफ 1 शर्ट, ठीक है? प्राइस ऑफ शर्ट जो है हमारे पास, अगर वो एक्स है और प्राइस ऑफ जो पैंट्स है, एक पेयर ऑफ पैंट्स, उसकी प्राइस अगर वाई है, तो देखा जाए हीरो के लिए उसने 4 शर्ट्स खरीदी। अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? उसकी प्राइस के साथ, मतलब एक शर्ट इतने की है, 4 शर्ट्स इतने की होंगी, प्लस किया उसमें। और पेयर्स ऑफ हमारे पास 4 शर्ट्स हैं हमारे पास और एक शर्ट की प्राइस एक्स है। ये मैं इक्वेशन बना रहा हूँ, टोटल मनी स्पेंट बाय हीरो, इसकी एक इक्वेशन बना रहा हूँ मैं। तो 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, प्लस अब हमारे पास शर्ट्स कितनी, पैंट्स कितनी खरीदी हैं हीरो ने? तो हीरो ने हमारे पास पैंट्स खरीदी हैं 2 पैंट्स खरीदी हैं और एक पैंट की प्राइस थी वाई। अगर आप इसको हम करें तो 4x जो होगा बेसिकली हमारे पास ये वो होगा कि हीरो ने कितने पैसे खर्च किए शर्ट्स पे, और 2y हमारे पास होगा कि हीरो ने कितने पैसे खर्च किए पैंट्स पे। तो ये टोटल हमारे पास जब प्लस हुआ तो 86 आ गया। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि हम विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट द सिचुएशन। तो एक इक्वेशन हमारे पास हीरो की होगी, पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास होगी किसकी? सोफिया की। तो हीरो की इक्वेशन मैंने बना ली, ये हीरो की इक्वेशन है। अब आ जाते हैं सोफिया की इक्वेशन पे। तो सोफिया की इक्वेशन के लिए पहले मैं क्वेश्चन में ही देख लेता हूँ कि उसने कहा है कि 3 शर्ट्स एंड 5 पेयर्स ऑफ पैंट्स फॉर $166। तो सोफिया के लिए सोफिया के लिए हमारे पास कितनी शर्ट्स हैं? 3 शर्ट्स। 3 शर्ट्स प्लस कितनी पैंट्स हैं? 5 पैंट्स हैं। ठीक है। उसी तरह शर्ट्स की प्राइस, एक शर्ट की प्राइस एक्स थी, तो शर्ट्स के साथ एक्स लगाया। और पिछली इक्वेशन की तरह ही, क्योंकि 5 पैंट्स हैं और एक पैंट की प्राइस वाई है, तो ये 5y हो गया। और ये टोटल हमारे पास आ जाता है $166, क्योंकि उसने $166 स्पेंड किए हैं। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। ठीक है। ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं।
3x + 5y = 166 एंड 4x + 2y = 26। अब हमने ऑप्शंस को देखना है और जिस ऑप्शन में हमें ये दोनों इक्वेशंस नज़र आएँ, ये वाली मैच करना है। तो पहली में ही हमारे पास देखा जाए कि मैच हो गया है, 4x + 2y = 86 और फिर 3x + 5y = 166, ये मैच हो गया। तो ये पहली ऑप्शन हमारे पास टिक हो गई। बेसिकली इन्होंने यही कहा था कि आप एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इन दोनों, एक हीरो और एक सोफिया का मिला के जो उन्होंने स्पेंडिंग की है, उसके हिसाब से एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दें, जिसमें एक इक्वेशन हमारे पास हीरो की होगी और दूसरी इक्वेशन हमारे पास सोफिया की होगी। बाकी उन्होंने हमें यहाँ पे ये भी बताया हुआ था कि x रिप्रेजेंट्स द प्राइस इन डॉलर्स ऑफ ईच शर्ट एंड y रिप्रेजेंट्स द प्राइस इन डॉलर्स ऑफ ईच पेंट। उन्होंने ये दोनों चीज़ें हमें बताई हुई थी क्वेश्चन के अंदर। तो इंतहाई इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक्स क्वेश्चन है। जब आप एसएटी अपना टेस्ट देते हैं तो बिल्कुल जो स्टार्ट में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह के होते हैं, बिल्कुल बेसिक इजी 6th ग्रेड लेवल क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी इजी है और ये सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द फ्रंट ऑफ अ रोलर कोस्टर कार इज एट द बॉटम ऑफ अ हिल। एक गाड़ी रोलर कोस्टर जो है हमारे पास, उसका जो फ्रंट है वो एक हिल के बॉटम पे है और वो जो बॉटम है वो 15 फीट अबव द ग्राउंड है। बेसिकली रोलर कोस्टर की इनिशियल हाइट हमारे पास, के स्टार्टिंग हाइट हमारे पास 15 आ गई। कितनी? 15 फीट लिख लेते हैं यहाँ पे वैसे ही साइड पे। और इफ द फ्रंट ऑफ द रोलर कोस्टर कार rises at a constant rate of 8 feet per second, which of the following equation gives the height in feet of the front of the roller coaster car s seconds after it starts up the hill। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन देनी है जो हमें टोटल हाइट दे आफ्टर s सेकेंड्स। ठीक है, तो इनिशियल हाइट हमारे पास 15 है, इस तरह हमने 15 लिखा। अब हमारे पास हर सेकंड के हिसाब से कितना इंक्रीज आ रहा है, हमारे पास कांस्टेंट 8 फीट का इंक्रीज है, तो हम 8 लिखेंगे। और क्योंकि हर सेकंड के हिसाब से 8 फीट पर सेकंड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप 8 के साथ s मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बिल्कुल बेसिक हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। तो ये आंसर आ गया और आपके सामने ये पहली ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, तो ये थर्ड क्वेश्चन अब आपके सामने है। इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि एक सेकंड, इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि द ग्राफ ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के दो इक्वेशंस हैं, उनको हमने ग्राफ किया है। एक ये लाइन है हमारे पास और एक ये लाइन है हमारे पास। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। हमें नहीं पता क्या इक्वेशन है, ना उन्होंने हमें फाइंड करने को कहा है। उन्होंने बस कहा है कि ये ग्राफ हमने आपको दे दिया है जिसमें दो लीनियर इक्वेशंस हमने ग्राफ की हुई हैं और आप हमें बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जब भी आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस ऐसे ग्राफ हों तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो पॉइंट होता है ना, जैसे तो ये दो लाइंस हमारे पास हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ना हमारे पास, जो ऐसा एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस में फिट हो जाए, दोनों इक्वेशंस के लिए ट्रू हो। तो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, जो ये जो मिडल पॉइंट है ना ये वाला, ये जो भी पॉइंट होगा, इसको मैं एक्स वाई लिख देता हूँ। ये जो भी पॉइंट हमारे पास है ना, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये सॉल्यूशन है, तो आप देखें कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो ये 2 लिखा मैंने एक्स एक्सिस की वैल्यू पे। और वाई एक्सिस पे हमारे पास इस पॉइंट के लिए क्या वैल्यू आ रही है, तो वाई एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 3। तो ये लिखा मैंने 3। तो इसका आप देखें कि आंसर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी होगा इसका आंसर। ये फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। इस फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हम सॉल्व करते हैं। पहले पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट को। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, इसको देखते साथ डरना नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस स्टेटमेंट लंबी लंबी होती हैं। एसएटी के अंदर यही होता है कि स्टेटमेंट लंबी लंबी देख के सब डर जाते हैं कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आ गया, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले देखें, पढ़ें। मैं आपको इनकरेज करता हूँ आप पॉज करें और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अब मैं आपके साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो वैलेंटीना बॉट 2 कंटेनर्स ऑफ बीट्स। एक वैलेंटीना ने 2 कंटेनर्स खरीदे बीट्स की। तो जो फर्स्ट कंटेनर है हमारे पास, उसके अंदर
30% बीड्स रेड थे और जो सेकंड कंटेनर है उसके अंदर 70% बीड्स रेड थे। तो हमारे पास जो दोनों कंटेनर्स के अंदर टोटल रेड बीड्स है ना, वो एटलीस्ट 400 है। अब एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, इसके ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कि या तो 400 होंगे या 400 से ज़्यादा होंगे। तो जो टोटल हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, सपोज करें अगर हमारे पास कोई एक्स वैल्यू है और मैं कहूँ कि ये एटलीस्ट 400 है, तो ये मैं कहूँगा कि या तो ये ग्रेटर देन 400 है या फिर ये इक्वल टू 400 है। मतलब ये एक्स की जो वैल्यू है ये हमारे पास 400 हो सकती है या 400 से ग्रेटर हो सकती है। तो अब ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो रेड बीड्स हैं वो एटलीस्ट 400 है, मतलब यहाँ तो 400 है या फिर 400 से ज़्यादा है। उसके बाद उन्होंने आगे क्वेश्चन में कहा है कि विच इनक्वालिटी shows this relationship where x is the total number of beads in the first container and y is the total number of beads in the second container। अब हमने एक इनइक्वालिटी बनानी है फॉर द रेड बीड्स। अब हमारे पास उन्होंने बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ बीड्स इन द फर्स्ट कंटेनर कितने हैं, वो हमारे पास x हैं। ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास x बीड्स हैं और सेकंड कंटेनर में हमारे पास टोटल y बीड्स हैं। तो उन्होंने अब ये भी हमें पहले क्वेश्चन में बताया कि 30% ऑफ द बीड्स इन द फर्स्ट कंटेनर आर रेड। तो इसका मतलब ये होगा कि 30% ऑफ x बीड्स जो होंगे हमारे पास वो रेड होंगे। 30% को किस तरह शो करेंगे, 30/100 मल्टीप्लाई बाय x, या फिर आप इसको जब 30/100 कैलकुलेटर में करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 और साथ में x। तो ये हमारे पास आ गए रेड बीड्स इन द फर्स्ट कंटेनर। और अब इसी तरह मैं यहाँ पे चलता हूँ कि जो सेकंड कंटेनर है उसके अंदर रेड बीड्स कितने हैं। तो उन्होंने कहा है कि 70% ऑफ द टोटल बीड्स इन द सेकंड कंटेनर आर रेड। टोटल बीड्स कितने हैं y, तो 70% ऑफ y आर रेड। ठीक है, 70% ऑफ y आर रेड मतलब 70/100 मल्टीप्लाई बाय y, या फिर इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ 0.7y। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास जो रेड बीड्स हैं वो 0.3x हैं और सेकंड कंटेनर में हमारे पास जो रेड बीड्स हैं वो 0.7y हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक इनइक्वालिटी बनानी है जो टोटल नंबर ऑफ रेड बीड्स इन बोथ कंटेनर्स को शो करती हो। तो क्या करेंगे, हम इनको प्लस करेंगे 0.3x प्लस 0.7y। ठीक है, ये हमारे पास प्लस करके टोटल रेड बीड्स आ गए। और उन्होंने कहा है कि 400 एटलीस्ट 400 मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू 400। तो ये हमारे पास आंसर है इस चीज़ का, 0.3x प्लस 0.7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 400। ये हमारे पास इसका आंसर है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पहली ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इसको एक दफ़ा वीडियो को पॉज करें और इसको खुद ट्राई करें, क्योंकि खुद ट्राई करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और फिर इस तरह आप मुश्किल से मुश्किल एसएटी क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे। तो अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। उन्होंने कहा हुआ है कि x प्लस वाई इक्वल 75 एक इक्वेशन दी हुई है हमें स्टार्ट में। और फिर उन्होंने कहा है कि द इक्वेशन अबव रिलेट्स द नंबर ऑफ मिनट्स x मारिया स्पेंड्स रनिंग ईच डे एंड द नंबर ऑफ मिनट्स y शी स्पेंड्स बाइकिंग ईच डे। मतलब x मिनट्स वो मारिया जो है वो स्पेंड करती है इन रनिंग एंड y मिनट्स मारिया स्पेंड करती है इन बाइकिंग। और टोटल हमारे पास जो मिनट्स वो स्पेंड करती है वो कितने हुए, 75। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बाइकिंग के मिनट्स को रनिंग के मिनट से ऐड करेंगे तो टोटल मिनट्स इन बोथ रनिंग एंड बाइकिंग आ जाएंगे। तो यही उन्होंने पूछा हुआ है कि इन दिस इक्वेशन व्हाट डज द नंबर 75 रिप्रेजेंट, द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड रनिंग ईच डे, द नंबर ऑफ मिनट्स बाइकिंग ईच डे। ऑब्वियसली इसका आंसर है कि द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंड रनिंग एंड बाइकिंग ईच डे। मतलब क्योंकि हमने ये
रनिंग और बाइकिंग के मिनट्स को ऐड किया तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये बनता है कि द नंबर ऑफ मिनट्स स्पेंट रनिंग एंड बाइकिंग ईच डे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके अंदर बस ये वर्ड प्रॉब्लम थी और इसको बस समझना था, तो ये आसान क्वेश्चन था, ये मैंने आपके सामने रख दिया। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एसएटी के अंदर, जब इजी वाले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ छोटा सा क्वेश्चन है, आप कोशिश करें इसको खुद सॉल्व करने की और वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करें, गेसेस करें, जैसे मर्जी भी इसको देखें। फिर उसके बाद अब मैं आपको इसको सॉल्व करवाता हूँ। तो इक्वेशन y equals 0.1x models the relationship between the number of different pieces of music a certain pianist practices y during an x minute practice session. How many pieces did the pianist practice if the session lasted 30 minutes? तो इन्होंने हमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया हुआ, उन्होंने इक्वेशन भी दी हुई है कि ये इक्वेशन मॉडल करती है रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ डिफरेंट पीसेज ऑफ म्यूजिक अ सर्टेन पियानिस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि y होगा, और x मिनट्स प्रैक्टिस सेशन के x मिनट्स में वो कितने नंबर ऑफ पीसेज ऑफ म्यूजिक को प्रैक्टिस कर लेते हैं। और उन्होंने आगे हमें दे दिया है कि वो ऐसा सेशन जो 30 मिनट्स लास्ट करे, मतलब कि x इक्वल्स 30, एक ऐसा सेशन जो 30 मिनट्स लास्ट करे उसके अंदर हमारे पास कितने म्यूजिक पीसेस प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि y फाइंड करो फ्रॉम द अबव इक्वेशन अगर हमारे पास x 30 है। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने y लिखना है इक्वल्स 0.1 और साथ मल्टीप्लाई कर देना आपने x की जगह 30, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 30 है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3। तो इसका आंसर बी आपके सामने है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसके अंदर उन्होंने पहले हमें एक ये ग्राफ सा दिया हुआ है, उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि एक लीनियर फंक्शन की वैल्यूज आपको ये स्टेबल जो दिया हुआ है ऊपर इसके अंदर गिवन है, और अब आप बताएं कि कौन सा फंक्शन डिफाइन करता है, मतलब कौन सी बेसिकली इक्वेशन जो है वो ऊपर वाले इन वैल्यूज को डिफाइन करती है। अब इसके अंदर आपने करना क्या है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप बेसिकली होता है रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो स्लोप फाइंड कैसे करते हैं, मैं हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, उसके लिए आप खान अकेडमी वगैरह पे जाएं, ये सिर्फ वीडियोस प्रैक्टिस के लिए हैं। तो मैं आपको बस करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, पहले हमें पता होना चाहिए कि एक बेसिक लीनियर इक्वेशन अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वो होता है mx प्लस बी, जिसके अंदर m हमारे पास स्लोप होती है और b हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहां पे आपका इसका ग्राफ जो है वो y एक्सिस से इंटरसेक्ट करता है। तो अब हम ये दोनों चीज़ें गिवन इन्फॉर्मेशन से कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, एक पॉइंट है हमारे पास 1 और 5 के x की वैल्यू 1 है, तो एफ एक्स या y एक ही चीज़ होती है, तो y की जगह आप एफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, दूसरा पॉइंट आपके पास है 3 एंड 13। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपके पास है। आपने पहले क्या करना है, आपने स्लोप फाइंड करनी है। अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो ना, तो स्लोप जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि आप y2 अगर इसको कह लें और इसको y1 कह लें और इसको x2 कह लें और इसको x1 कह लें, तो आपने क्या करना होता है, आपने y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करना होता है। मतलब दूसरे पॉइंट की y वाली वैल्यू माइनस पहले वाले की y वाली वैल्यू, फिर दूसरे वाले की x वाली वैल्यू, फिर पहले वाले की x वाली वैल्यू। तो अगर आप ये करेंगे तो आपके पास स्लोप आ जाएगी। तो 13 माइनस, अब पहले वाले की y वैल्यू क्या है 5 ओवर दूसरे वाले की x वैल्यू क्या है 3 और पहले वाले की x वैल्यू क्या है वो हमारे पास 1 है।
तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये आया 8 और ये आया 2 और इसका आंसर हमारे पास कटिंग के बाद आ गया 4। तो स्लोप कितनी है हमारे पास 4। अब आपने ऐसे टी में ये भी करना है कि देखिए मेरे पास ना y इक्वल्स एम एक्स प्लस बी में y मुझे इतना पता लग गया कि y इक्वल्स 4x होगा, क्योंकि स्लोप m हमारे पास 4 आ गया है और आगे कोई y इंटरसेप्ट होगा। अब y इंटरसेप्ट निकाले बगैर ही अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो मुझे पता लग गया कि किसी इस एक ऑप्शन में ही हमारे पास 4x है, तो ऑब्वियस ही बात है कि आंसर यही होगा। फिर भी मैं आपको y इंटरसेप्ट भी फाइंड करके दिखा देता हूँ। y इंटरसेप्ट फाइंड करने का तरीका बस ये है कि आपने जब आपके पास ये आ गया ना, तो बस इसके अंदर आपने कोई भी पॉइंट पुट करना है, जिसमें से सपोज करें अगर मैं 1 5 भी पुट करता हूँ तो y 5 है, 5 आ गया और 4 और x की वैल्यू इसमें 1 है तो 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू आपने इस तरह फाइंड की जो कि आ गई 5 माइनस 4 इक्वल्स 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन एंड पे क्या बनी, हमारे पास बनी y इक्वल्स 4x प्लस 1। ठीक है, ये फाइनल आंसर है जो मैंने आपको यहाँ पे टिक भी कर दिया। तो अगर आपको ये बहुत मुश्किल भी लग रहा हो तो मुश्किल की कोई बात नहीं है, आपने बस बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है एक के लीनियर इक्वेशंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो वो आपके सामने y इक्वल्स एम एक्स प्लस बी होता है, जिसमें y स्लोप होती है और b हमारे पास y इंटरसेप्ट होता है। और स्लोप आप कैसे फाइंड करते हैं ये अगर आपको पता लग जाए और स्लोप होता क्या है ये पता लग जाए और y इंटरसेप्ट का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये भी एसएडी के इजी क्वेश्चंस में से है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप अगर कर सकते हैं तो खुद सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके। और अब मैं आपके सामने ये सॉल्व करता हूँ। केथी हैज n CDs. Jerry has 3 more than twice the number of CDs that Kathy has. In terms of n, how many CDs does Jerry have? ठीक है, तो केथी हमारे पास जो है केथी, उसके पास कितनी सीडीज हैं, उसके पास हैं n सीडीज। ठीक है, केथी के पास n सीडीज हुई और जेरी जेरी के पास कितनी सीडीज हैं, तो जेरी के पास हैं 3। इसको आपने अच्छी तरह समझना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ सीडीज दैट केथी हैज। ट्वाइस द नंबर ऑफ सीडीज दैट केथी हैज कितना होगा 2n और 3 मोर देन दैट तो 2n प्लस 3। 2n प्लस 3 यहाँ पे आप कहाँ यहाँ नजर आ रहा है, तो ये नजर आ रहा है। तो सिंपल सा था, हाउ मेनी सीडीज डज जेरी हैव, जेरी हैज 2n प्लस 3 सीडीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है जिसके अंदर लिखा हुआ है, इसको आपके सामने मैं रीड करता हूँ। On January 1, 2015, a city's minimum hourly wage was $9.25. $9.25 हमारे पास एक सिटी की मिनिमम आवरली वेज थी 2015 में। It will increase by $0.5 on the first day of the year for the next 5 years. मतलब बेसिकली हर साल में पहले साल के जो हर साल के नए साल के पहले दिन में ये जो हमारे पास मिनिमम आवरली वेज है ये आधे डॉलर से इंक्रीज करता है अगले 5 साल तक। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बेस्ट मॉडल्स द मिनिमम आवरली वेज इन डॉलर्स x years आफ्टर January 1 where x equals 1 2 3 4 5। तो आपके सामने है कि फंक्शन में बना देता हूँ fx इक्वल्स, तो आपके सामने है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना आवरली वेज था। स्टार्टिंग में हमारे पास 2015 में जब ये फंक्शन स्टार्ट होता है तो हमारे पास आवरली वेज था $9.25 और अब इसके अंदर इंक्रीज आया तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लस आएगा। कितना इंक्रीज आया, $0.5 एवरी ईयर। एक्स हमारे पास क्या है, एक्स ईयर्स आफ्टर, बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि हर साल हर नए साल एक इंक्रीज आता है। तो जैसे ही हमारे पास ये x की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका मतलब है नेक्स्ट ईयर आता जा रहा है और ये इंक्रीज आता जाएगा। तो 9.25 प्लस 0.5x ये इसका आंसर है। दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। हमारे पास उन्होंने कहा था
कि जनवरी 1 2015 में एक सिटी की मिनिमम आवरली वेज कितनी थी, $9.25, और फिर उसके अंदर कितना इंक्रीज आया, उसके अंदर $0.5 का इंक्रीज आया एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो एक तो ये भी है कि उन्होंने हमें बता दिया है कि x इक्वल 1 2 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये अप टू 5 तक लिमिटेड है, 5 years तक, और स्टार्टिंग में ये थी और फिर इंक्रीज आता गया 0.5, और हर साल के हर जितने 1 साल 2 साल जितने साल गुजरते गए उसके हिसाब से $0.5 का इंक्रीज आता गया एवरी ईयर। ठीक है, तो ये आपके सामने है। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि आप अगर कहें कि 3 साल बाद 2000 मतलब 2018 में क्या आवली वेज थी मिनिमम, तो आप ये लिखें x की जगह 3 लगाएं और आपके पास उसका आंसर भी आ जाएगा। हमें वो नहीं कहा, उन्होंने कहा है बस ये फंक्शन बना दिया, तो मैंने आपको सामने फंक्शन बना दिया है, स्टार्टिंग वैल्यू और इंक्रीज कितना आ रहा है, और साथ वेरिएबल के हर साल के 1 2 3 4 5 इस तरह। तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया और ये आंसर इसका सी है जो मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है जो आपके सामने है इस वीडियो के लिए। इस क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करता हूँ। अ लाइब्रेरियन हैज़ 43 बुक्स टू डिस्ट्रीब्यूट टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। एक लाइब्रेरियन है जिसके पास टोटल 43 बुक्स हैं। अब करना क्या है उसने कि उसने हर बच्चे को, इफ़ ही गिव्स ईच चाइल्ड 2 बुक्स, हर बच्चे को देगा वो 2 बुक्स, और उसके बाद फिर एंड पे रह जाएंगी 7 बुक्स। आपने बताना है कि कितने चिल्ड्रन हैं ग्रुप में। तो मैं इसके लिए आपके सामने इक्वेशन बनाता हूँ। हर चीज़ को इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। देखें, 43 बुक्स एट द स्टार्ट, ठीक है, माइनस कितनी बुक्स उसने दी हैं, उसने अगर एक्स उसने अगर 2 बुक्स दी हैं ना उसने, और हर नंबर ऑफ किड्स तो हमने फाइंड करना है, तो उसको हम एक्स कह देंगे। 2 बुक्स पर चिल्ड्रन, पर बच्चा उसने 2 बुक्स दी हैं तो 2x आ जाएगा, और एंड पे उसके पास कितनी बुक्स रह गई, 7। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अगर आप इसको गौर से पढ़ें तो ये इक्वेशन आपको समझ आ जाएगी कि मैंने कैसे बनाई है। 43 बुक्स स्टार्टिंग में, माइनस फिर उसने 2 बुक्स दी हर बच्चे को, x जो है बेसिकली वो है हमारे पास नंबर ऑफ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास x है, तो 43 माइनस 2x इक्वल 7। हमने करना है कि आपने सिंपली इसको इक्वेशन को अब सॉल्व करना है। 43 प्लस 7 इक्वल्स 2x, 43 प्लस 7 50 हो गया, इक्वल्स 2x, एंड x इक्वल्स 25। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने सॉल्व हो गया और सी इसका करेक्ट आंसर है। कोई आपको चीज़ समझ ना आई हो, कोई आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं अगली वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। कोई आपके पास सजेशंस हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इजी क्वेश्चंस करूंगा और कोई 2-3 वीडियोस बनाऊंगा इजी क्वेश्चंस पे अलजेब्रा के लिए, और उसके बाद फिर मैं अलजेब्रा की मीडियम और उसके बाद फिर हार्ड क्वेश्चंस पे मूव ऑन करूंगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।